छात्रों, आज की 10वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह सीखने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं सुनील शास्त्री जी। लेखक सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। इनको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते हैं। इनका जन्म 1950 में हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। यह इस पाठ के शब्दार्थ हैं। अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। यह एक संस्मरण है। इस संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परदुखकारकता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते, यानी कि सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री, ये दोनों भाई हैं। इन्होंने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा, यानी कि कोई कमियां नहीं देखी थी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर यानी लेखक पर बीता, वह एक दूसरी तरह का अनुभव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंसी की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या आलीशान सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबू जी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। इस तरह से लेखक ने अपनी माँ से कहा और वे कमरे में सोने के लिए चले गए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला। पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया, चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचे। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया।
कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, कैसे गए? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना तो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उनका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचिए, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफ़ानी झंझावात में खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन। ये जो अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री दोनों भाई हैं, वे अपनी बचपन की यादें याद करते हैं। वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए, वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का महीना, अंतिम समाप्त सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया, क्या कर रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अपना फटा हुआ कुर्ता अम्मा को देते हुए कहा था, इसके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था।
वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टिक्का, नथुनी, बिछिया यह रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक जे चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। इस तरह से इस पाठ के लेखक सुनील शास्त्री ने अपने स्वर्गीय पिताजी लाल बहादुर शास्त्री की यादों को ताज़ा किया है। उनके पिताजी आदर्शवादी व गांधीवादी थे। वे गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते थे। सादा जीवन, उच्च विचार, यही उनके जीवन का वचन था। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सादगी और ईमानदारी को जीवित रखा। वे स्वभाव से नम्र थे, उनके व्यक्तित्व में आकर्षकता थी। वे सामने वाले पर अपने विचारों का प्रभाव निर्माण करते थे। उन्होंने अपने दोनों बेटे अनिल और सुनील को अच्छे संस्कार दिए थे। वे बहुत ही संवेदनशील थे। दूसरों की मजबूरी उनसे देखी नहीं जाती थी, इसलिए वे अपनी पत्नी से गहने मांगते हैं ताकि गरीब लोगों के घर में चूल्हा जल सके। लेखक ने इस पाठ में अपने पिता के साथ बिताए हुए पलों को हसीन कहा है, क्योंकि उनके पिता ने उनके व्यक्तित्व को सजाया संवारा है। अपने बच्चों से नादानी होने पर वे स्वयं इम्पाला गाड़ी के पेट्रोल का किराया देने के लिए तैयार होते हैं। वे खादी के कपड़े फटने के बाद भी पहनते हैं। इन छोटे छोटे प्रसंगों के द्वारा लेखक ने पाठकों के सामने अपने पिताजी में निहित मानवीय गुणों के दर्शन करवाए हैं।